क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस पॉलीमर स्टार्ट करते हैं यार। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और सबसे मेन बात यार स्कोरिंग चैप्टर भी है। क्वेश्चन आता ही रहता है उससे और बहुत छोटा है, बहुत आराम से हम खत्म कर लेंगे और अपने मार्क्स गेन कर लेंगे जेई और नीट में। तो चलो शुरू करते हैं यार। ये देखते हैं एक लेक्चर में खत्म होता है कि दो लेक्चर में। लेक्चर पे डिपेंड नहीं करता यार, मैं नंबर्स को कभी माइंड पे नहीं रखता कि इतने लेक्चर में मुझे खत्म करना है। मेरे माइंड में हमेशा यही रहता है कि कोई पॉइंट मिस ना हो। तो अगर एक लेक्चर में सारे पॉइंट कवर हो गए तो एक लेक्चर में खत्म कर देंगे, नहीं तो मैक्सिमम दो लेक्चर में तो हो ही जाएगा, इतना लेंथी चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं पॉलीमर्स को। देखो पॉलीमर्स क्या है, वर्ड को समझो पहले। चैप्टर का नेम है पॉलीमर। देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। पोली का मतलब आपको पता होगा कि एक से ज्यादा, उसको एक से ज्यादा वाले चीजों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पोली। मर का मतलब क्या होता है, मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, मर का मतलब होता है यूनिट। तो पॉलीमर मिलके क्या बना, पॉलीमर का मतलब क्या कि एक से ज्यादा यूनिट वाला जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। मतलब बहुत से यूनिट्स ऐसे लगते जाते हैं, एक लाइन सी लगा देते हैं, एक चेन सी बना देते हैं और हमें फाइनली एक पॉलीमर मिलता है, उसको एक कंपाउंड मिलता है, उसको बोलते हैं पॉलीमर। समझ रहे हो। देखो जैसे हमने किया था, जैसे हमने स्टार्च किया था, है ना, सेलुलोज किया था। ठीक है, प्रोटीन्स किए थे। प्रोटीन्स क्या होते थे, प्रोटीन्स हमने देखा था कि क्या होते थे, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड होते थे। आई होप आपने बायोमोलिक्यूल में से किया हो। तो पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कहते थे। उसमें क्या होता था, एक अल्फा अमीनो एसिड दूसरे अल्फा अमीनो एसिड से ऐसे 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 आगे लिंकेज बनी होती थी। प्रोटीन्स क्या होते हैं, चेन बनी होती है अल्फा अमीनो एसिड की। अल्फा अमीनो एसिड एक, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे सोन चलता जाता है। तो उसको ही बोलते हैं पॉलीमर। कि एक यूनिट लगातार रेपिटेशन करके एक लॉन्ग लेंथ चेन बना रही हो तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। क्लियर है बात। ठीक है ना। जैसे एक मिनट देखो, जैसे पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन, देखो पॉलीथीन, इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना पॉलीथीन। तो पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पोली और एक इथीन। कि इथीन क्या होता है, इथीन क्या होता है, इथीन तो पता होगा ना। ये देखो इथीन मैंने बनाया हुआ है, वैसे इथीन ये होता है अपना, है ना, ये अपना इथीन होता है। तो पॉलीथीन का मतलब क्या कि बहुत से इथीन के मॉलिक्यूल लगातार एक चेन में कनेक्ट होके हमें फाइनली पॉलीथीन देते हैं। तो ये जैसे पॉलीथीन है, इसमें क्या है, ये इथीन के मॉलिक्यूल लगातार ऐसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, लगातार ऐसे इथीन की एक चेन बनती आ रही है, तो उसको बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं पॉलीथीन। ठीक है ना। हम जाते हैं सब्जी लेने तो बोलते हैं भैया पॉलीथीन देना। ठीक है ना। तो आप थोड़ा साइंटिफिकली बात कर रहे हैं हम। वैसे तो हमें बस पॉलीथीन बोल देते थे, माइंड में कुछ नहीं आता था। लेकिन अब जब सब्जी वाले के पास जाएंगे तो पॉलीथीन बोलेंगे तो माइंड में कभी ना कभी आएगा कि अच्छा इथीन की चेन ले रहे हैं हम। क्लियर है बात। ठीक है ना। तो चलो यार, इंटरेस्ट बनाना होता है स्टार्टिंग में, तो कुछ ऐसी बातें बोलनी होती है। तो अब बात करते हैं, आई होप आपको पॉलीमर्स समझ आ गया हो कि पॉलीमर्स वर्ड का क्या मतलब है। पॉली मींस मैनी, मर मतलब यूनिट। ठीक है, जब एक सिंगल यूनिट लगातार रिपीट हो रही हो तब जब हमें फाइनली एक चेन वाला कंपाउंड मिलता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। ओके, क्लियर है। तो अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय लिंकेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब क्या, एक लंबा सा मॉलिक्यूल होता है, एक भारी सा मॉलिक्यूल होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय लिंकेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिंकेज, आपको बताया मैंने पहले कि स्मॉल मॉलिक्यूल लिंकेज करके इससे कैसे लिंकेज करते हैं, बाय कोवलेंट बॉन्ड। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक अल्फा अमीनो एसिड दूसरे अल्फा अमीनो एसिड से ऐसे कनेक्ट होता जाता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमर। सिंपल है, पहले बता चुका हूं, इससे टफ कुछ हो नहीं, मतलब इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना। जैसे कि देखो जो हमने अभी बात करी थी पॉलीथीन के बारे में,
तो देखो ये क्या है, इथीन है, इथीन का एक मॉलिक्यूल है। तो इथीन के बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे आपस में कनेक्ट होकर बाद में हमें पॉलीमर देते हैं। देखो इसको भी बताता हूं रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो, ए इथीन है अपना, है ना, ए अपना इथीन है, ठीक है। एक अपना है, मान लो ए अपना दूसरा इथीन है। दो इथीन मॉलिक्यूल ले लिए, वैसे तो बहुत होंगे, ठीक है ना, मैंने अभी दो ही लिया क्योंकि अपने पास जगह भी कम है और दो से समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा लिख के भी क्या कर लोगे, ठीक है। तो अब बस क्या होता है, ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इधर, आपको नेक्स्ट स्लाइड में आई होप मैं कराऊं भी इसका मैकेनिज्म। तो ये क्या होता है, पहले फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है ना, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं। उसके बाद ऐसे इधर से फ्री रेडिकल आपस में कोवलेंसी फिल करने के लिए ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। तो फाइनली इधर एक बॉन्ड बन जाता है, इधर एक बॉन्ड बन जाता है। और इधर से अब जो आगे वाले मॉलिक्यूल हैं, और भी इथीन के मॉलिक्यूल होंगे, उसका जो जो एक इधर इथीन मॉलिक्यूल होगा, जैसे CH2 रेडिकल, ठीक है। तो ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होकर फिर इधर एक बॉन्ड बना लेंगे, फिर आगे इसका भी रेडिकल है, फिर ऐसे ऐसे बॉन्ड बनता जाएगा, इधर भी ऐसे ऐसे बनता जाएगा। तो समझ रहे हो, इथीन का मॉलिक्यूल हमने लिया था, इथीन के मॉलिक्यूल लगातार रेपिटेशन करते हुए एक हमें पॉलीमर देते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीथीन। तो इसीलिए हमने लिखा था, देखो इथीन था। और देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो अगर हमें देखो हमें लिखना हो, कि ये पॉलीथीन है, तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा ना कि हम ऐसे बार बार लिखते जाए कि CH2 ऐसे लिखते जाए, लगातार लिखते जाएंगे तो बहुत लिखना पड़ेगा। 1000 बार तो आप पॉलीथीन को ही लिखते रहोगे, ठीक है ना, 1000 बार लिखते रहोगे कि एक इथीन का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक इथीन का मॉलिक्यूल, दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे ऐसे लिखते जाओगे, कितना लिखोगे, ठीक है ना। तो इसको एक सिंपल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। बस हम क्या करते हैं, जो जैसे पॉलीमर क्या होता है, एक सिंगल यूनिट लगातार रिपीट होती है जिससे हमें पॉलीमर मिलता है। तो हम बस वो सिंगल यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर देते हैं और दोनों साइड में ऐसे लाइन लगा देते हैं, दोनों साइड में ऐसे लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या, कि मतलब ऐसे आगे आगे लिंकेज इसी सेम मॉलिक्यूल की बनते आ रही है, ठीक है। देखो n टाइम लिखा है हमने, तो देखो क्या था, n नंबर ऑफ इथीन थे, जो आप बाद में पॉलीमर जब बने, जब उनकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुई, तब आपको फाइनली ऐसे एक कंपाउंड, ऐसे मतलब एक पॉलीमर मिलेगा जिसमें CH2 ऐसे यूनिट ऐसे अगर लगातार रिपीट हो रही हो, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं कि n मॉलिक्यूल पहले अलग अलग थे, n मॉलिक्यूल इथीन के थे, बाद में वही n मॉलिक्यूल इथीन के, ठीक है, आपस में ऐसे कॉम्बिनेशन करके आपको फाइनली पॉलीथीन देते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है, बस आपने एक सिंगल मॉलिक्यूल को ऐसे लिख देना और दोनों साइड ऐसे लाइनें लगा देनी है कि आपको बस ए इंडिकेशन ए देता है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं कि हमें इंडिकेशन ए देता है कि ए यूनिट लगातार रिपीट हो रही है पॉलीमर में, सिंपल सी बात ए है, ठीक है ना। वैसे तो आपको अपने माइंड से ऐसे गैस हो गया होगा, लेकिन तब भी मैं सोचता हूं कि बता दूं कुछ ना कुछ। तो अब आगे बात करें पॉलीथीन के बारे में, क्लियर है, वैसे हम करेंगे बाद में भी, ठीक है, बाद में। तो पहली बात डेफिनेशन क्लियर है, मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय लिंकेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, दैट्स सिंपल, ठीक है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम करते हैं, इस चीज से मुझे नफरत बहुत है कि हम पहले इसको टाइप में बांटें, लेकिन हाँ नॉलेजफुल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी भी चीजें हैं। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर्स को। सबसे पहले हम बेस डिसाइड करेंगे कि किस बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, किस बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेस ऑन सोर्स, कि उसका सोर्स क्या है, कहां से हमें मिल रहा है, ठीक है, कैसे वो बन रहा है, उसके बारे में, उसके बेस को माइंड सेटअप में रख के हमने पॉलीमर्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है। देखो बेस्ड ऑन सोर्स क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहली बात। तो बेस्ड ऑन सोर्स हमने पॉलीमर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला क्या है, नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और तीसरा है सिंथेटिक पॉलीमर्स। देखो जैसे नाम से क्लियर हो जाएगा, नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो हमें नेचर से ही मिलते हैं, कि उसका सोर्स क्या होता है, नेचर होता है, ठीक है। तो जो पॉलीमर हमें नेचर से मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, क्लियर है बात। जैसे कि प्रोटीन्स आपको पता है नेचर में मिलता है हमको, स्टार्च प्लांट्स में मिलता है हमें, ठीक है ना। तो ये सारे हमें नेचर में मिलते हैं। तो ये
जितने भी पॉलीमर है जो हमें नेचर में मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। क्लियर है बात? ठीक है, कोई ज्यादा खास चीज थी नहीं, आपको वैसे भी इंडिकेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। देखो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? देखो सेमी वर्ड आया मतलब आधा सिंथेटिक। तो देखो क्या होता है, कुछ नेचुरल पॉलीमर्स को हम आगे मॉडिफाई करते हैं। पहले अपने पास नेचुरल पॉलीमर होते हैं, हमने कोई नेचुरल पॉलीमर ए लिया, ठीक है, उसमें हम आदमी जो अपने साइंटिस्ट होते हैं वो खुद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं जो उनको नेचर से पॉलीमर्स मिले हैं, और उस बाद में एक मॉडिफाइड पॉलीमर हमें मिलता है, तो उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। कि मतलब हमने नेचर से पॉलीमर्स उठाए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की और फाइनली हमने एक मॉडिफाइड पॉलीमर बना दिया, उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक क्यों बोला? क्योंकि हमने पहले उसको नेचर से ही लिया, पूरा हमने खुद नहीं बनाया, बस हमने नेचर से लिया, उसमें मॉडिफाई किया, थोड़ा बहुत सिंथेसिस खुद किया, उसके बाद हमने फाइनली इंडस्ट्री में दे दिया या मार्केट में रिलीज कर दिया। क्लियर है बात? तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जैसे सेलुलोज एसीटेट। देखो सेलुलोज तो क्या है? सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है ना। सेलुलोज हमको मिलता है एनिमल स्टार्च होता है, आपको आई होप सेलुलोज सब क्लियर हो, ठीक है। तो सॉरी वुड में मिलता है अपने को, ठीक है ना। तो सेलुलोज एसीटेट, तो सेलुलोज एसीटेट, देखो सेलुलोज था, ये हमें नेचुरली मिल जाता है, उसमें हमने एसीटेट डाल के उसकी मॉडिफिकेशन कर दी, तो ये होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो सेलुलोज एसीटेट, जिसको रेयोन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको नेम अलग भी बोल देते हैं, रेयोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। बस इसको सुनते जाओ आराम से, कोई ज्यादा मतलब टफ चीज नहीं है, बस सुन लोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? जिसको हम खुद ही बनाते हैं, जिसको हमने अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने माइंड इंटेलिजेंसी से खुद बनाया हो, उसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। जैसे पॉलीथीन हमने खुद ही बनाया हुआ है, ठीक है, ये नेचर से तो कहीं आया नहीं, ठीक है ना। पॉलीथीन, बोनास, ठीक है, बोनास वगैरह भी आपको कराऊंगा, नाम भी थोड़ा कॉमेडी वाला लगता है। तो पॉलीथीन और बोनास, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर, जिसमें पॉलीथीन तो आप आई होप गैस कर पा रहे होगे कि ये हमने खुद ही बनाया है, नेचर से कहीं से आया नहीं था, आसमान से गिर के, ठीक है ना। तो पहले हमने सोर्स के बेस में क्लासिफाई कर दिया कि नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बहुत सिंपल चीजें कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्लासिफाई करेंगे हम बेस ऑन स्ट्रक्चर के बेस में पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे। कुछ पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, कुछ का डिफरेंट होता है, इसके बेस में अब हम पॉलीमर को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसके बेस में हम जब क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्या है? सिंपल से कि बस लीनियर चेन आपस में ऐसे होती हैं, ठीक है ना। जैसे अपने पास इथीन का मॉलिक्यूल था, पॉलीथीन था, तो लीनियर चेन इथीन की ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे लीनियर चेन इथीन की होती है, और फाइनली आपको पॉलीमर मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर, ठीक है। सिंगल ऐसे चेन होती है लीनियर, उससे जो पॉलीमर मिलता है आपको, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर, ठीक है। एग्जांपल, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? पीवीसी। आप आई होप आपको पीवीसी पाइप्स के बारे में पता हो, आपके घर में भी आई होप कहीं ना कहीं यूज हो ही होंगी, ठीक है ना। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनकी सबको अभी कराऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में सबको बताऊंगा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हर एक चीज का टाइम आता है, तब उसी टाइम करा सकते हैं, अभी इधर तो बता नहीं सकते क्योंकि अभी हम कुछ और कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में सबसे पहले लीनियर पॉलीमर क्लियर है कि लीनियर चेन्स होती हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्रांच चेन पॉलीमर, जिसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग होती है। देखो लीनियर में क्या था? लीनियर ऐसे चेन ऐसे ऐसे थी। अब ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होता है? ब्रांच चेन, देखो चेन भी है ब्रांच भी है, तो ये चेन्स लगी हुई है और चेन्स के अंदर कुछ ब्रांचिंग है, कोई एक छोटा सा मॉलिक्यूल, छोटे से मॉलिक्यूल ऐसे ब्रांचिंग करके बैठे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर्स। क्लियर है बात? जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, इनको कराऊंगा मैं, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, बस अभी इतना समझो कि मैं जो बता रहा हूं उतना ही परफेक्ट चीज बता रहा हूं, उसका टाइम आएगा हर एक चीज का, ठीक है ना। तो पहला है लीनियर पॉलीमर, जिसमें लीनियर चेन होती है। ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होता है? जिसमें थोड़ी ब्रांचिंग भी होती है चेन्स के अंदर। और उसके बाद क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर।
क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होते हैं? जिसमें क्रॉस लिंकेज होती है। देखो एक चेन से दूसरी चेन कनेक्ट होती है, मतलब इसमें क्या होता है, क्रॉस चेन पॉलीमर में क्या होता है कि मतलब एक मॉलिक्यूल है, जैसे देखो चलो अच्छा ये देखो, ये है क्रॉस चेन पॉलीमर, क्रॉस चेन पॉलीमर है। एक मॉलिक्यूल ले रहा, इधर से ऐसे चेन बनी तो क्रॉस लिंकेज भी हुई, नीचे भी बना रहा है, ऊपर से भी लिंकेज हो रही है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस चेन लिंकेज। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस चेन लिंकेज। पॉलीथीन में क्या था, सिंगल ऐसे बस सिंगल लीनियर एक चेन बन रही थी, लेकिन इसमें देखो क्रॉस लिंकेज हो रही है, इधर से भी लिंकेज है, इधर से भी लिंकेज है, नीचे से भी लिंकेज है, फिर इधर से भी लिंकेज है, क्रॉस लिंकेज हो रही है, क्रॉस लिंकेज हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस लिंकेड पॉलीमर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये बेकेलाइट है, लेकिन इसको मैं ज्यादा अगर आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा, ठीक है ना, कि बेकेलाइट होता क्या है। तो लेकिन बस वैसे अभी एक आपके विजुअल माइंड में, आपके माइंड में एक विजुअल इमेज चली जाए, इसलिए इधर मैं लिख दिया था। ठीक है ना, तो क्लियर है, ये भी क्लियर है, क्लासिफिकेशन कोई टफ नहीं थी। पहला लीनियर पॉलीमर, फिर ब्रांच चेन पॉलीमर, फिर क्लोज लिंक्ड पॉलीमर्स। आई होप क्लियर हो। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट बेस क्या रखेंगे। अब ऐसे हमने क्लासिफिकेशन करनी है, बस यही सबसे मतलब सबसे क्या जाता है, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक है पॉलीमर में। इसके बाद सब कुछ सिंपल है। ठीक है ना, वैसे तो सारा ही कुछ सिंपल है, इसमें कुछ टफ आपको लग नहीं रहा होगा, एक मूवी की तरह स्टोरी बैठ के सुन रहे होगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, बेस रखते हैं अपना, बेस ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि किस मोड में उसकी पॉलीमराइजेशन हुई है, उसके बेस में क्लासीफाई करते हैं। देखो सबसे पहला है एडिशन पॉलीमर्स। दो देखो, एक एडिशन पॉलीमर्स होते हैं और एक कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, दो बेस में हमने क्लासीफाई किया, दो कैटेगरीज बनाई है हमने, किसकी, बेस ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, की मोड क्या रहा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, देखो पॉलीमराइजेशन वर्ड किसको टफ तो नहीं लग रहा है। पॉलीमराइजेशन वर्ड का मतलब क्या, कि पॉलीमर बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमर वो प्रोसेस जिसमें पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, अब बात कर वही कर रहे हैं कि पॉलीमर को बनाने का, पॉलीमर जो बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसका मोड क्या है, कि किस तरीके से बन रहा है, उसके बेस में हमने दो टाइप में डिवाइड किया। पहला है एडिशन पॉलीमर, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है, एडिशंस होती है, बस सिंपल एडिशन हो। देखो एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या फर्क होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, बस मॉलिक्यूल एक दूसरे से ऐड होते हैं, एक मॉलिक्यूल ले रहा दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा, आपस में ऐड हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एलिमिनेट नहीं होता कि कुछ निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कंडेंसेशन रिएक्शन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, भी समझ आओगे। देखो एडिशन पॉलीमर्स क्या होता है, मोनोमर्स हैविंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन टू गिव पॉलीमर। ठीक है, एडिशन रिएक्शन देखो समझ के क्या होता है, देखो मोनोमर्स, देखो एडिशन रिएक्शन में, एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है, मोनोमर्स। मोनोमर्स का मतलब क्या, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, मर का मतलब यूनिट। तो एक जो मतलब एक मॉलिक्यूल वाला मतलब एक, मतलब समझ रहे हो ना, मोनोमर का मतलब क्या, मोनो का मतलब होता है वन, मर का मतलब होता है यूनिट। तो सिंगल यूनिट वाले जब कंपाउंड जो आपस में, देखो मैंने आपको यही बताया था ना, पॉलीमर क्या होता है, सिंगल यूनिट वाले कंपाउंड आपस में ज्वाइनिंग करके बाय कोवलेंट बॉन्ड हमें पॉलीमर देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोनोमर्स की लगातार लिंकेज से हमें पॉलीमर मिलता है। क्लियर है बात। तो मोनोमर्स हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, वो मोनोमर्स जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो अंडरगो करते हैं, अंडरगो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं टू गिव पॉलीमर। जैसे कि आप देख सकते हो इथीन, इथीन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आगे, ठीक है, डबल बॉन्ड की आगे शिफ्टिंग होती है, तो बाद में हमें पॉलीथीन मॉलिक्यूल मिलता है, जिसको मैंने एक बार आपको बताया भी था कि कैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। एडिशन देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई देखो कोई अपना मॉलिक्यूल या कोई ग्रुप बाहर तो एलिमिनेट नहीं हुआ। देखो इसमें से कुछ आपने एलिमिनेट तो नहीं किया था ना, देखो बस आपने क्या किया था, CH2, बस आपका बॉन्ड स्प्लिट हुआ था, कोई मॉलिक्यूल बाहर तो नहीं निकला था। देखो कोई मॉलिक्यूल बाहर तो नहीं निकला था, ऐसा तो नहीं हुआ था कि हाइड्रोजन रिएक्शन से निकल गया था, कुछ भी निकला नहीं था, बस ऐसे
आपके लगातार बस बनते जा रहा है, बस बॉन्ड हट रहे हैं, है ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, कोई भी चीज एलिमिनेट नहीं होता, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट नहीं होते। अभी देखो थोड़ा सा पहले इसको बता दो, फिर इसमें आगे चलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है, टू डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन विद लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, अमोनिया या HCl। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं। जैसे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नाइलॉन 66 की फॉर्मेशन। देखो आपको कराऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, वैसे इधर से भी देख लो। नाइलॉन 66 की फॉर्मेशन देखो हमने लिया, देखो ये क्या है 16, देखो ये क्या है अपना 16, ऐसे भी लिख सकते हो इसको 16 हेक्सा डाइएमाइन, 16 हेक्सा डाइएमाइन, इसको ये भी बोल सकते हो, आपको ऐसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं कराऊंगा। और ये अपना है एडिपिक एसिड। ये तो आई होप आपको, आपने अगर मेरे से क्या नाम है, मेरे से अगर आपने ऑर्गेनिक की सीरीज कंप्लीट किया तो ये तो देख के आपका चमका होगा माइंड में कि है हाँ भाई ये तो एडिपिक एसिड है, ठीक है ना। तो नाइलॉन 66 देखो कैसे बनता है, ए अपना एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ए अपना एक मॉलिक्यूल है, ए अपना एक दूसरा मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट मोनोमर्स लिए हमने। उसमें बस क्या होता है, इसमें बस क्या होगा, अगर अभी मैं इसको देखूं तो बस क्या होगा, जैसे इसका हाइड्रोजन है और इधर से बस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, इधर से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो बाद में फाइनली आपको लिंकेज मिल जाएगी, है ना। देखो NH मतलब इसका जो एक हाइड्रोजन है और एलिमिनेट होकर जो इधर इस मतलब ऐसे मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे मतलब इस दोनों के सेम मतलब इन दोनों के लिंकेज से जो हमें एक यूनिट मिलेगी वही लगातार रिपीट होगी, वही लगातार रिपीट होगी, तो इधर से आगे लिंकेज बनेगी। तो अभी हम बात करते हैं बस इन दो मॉलिक्यूल्स की। अभी इस दोनों को देखो, आपको ऐसे पता है कि बहुत से चेन्स होंगी, बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे पॉलीमर में, आपको ये पता है, लेकिन हम एक सिंगल यूनिट को ही ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। तो बात करें तो इसमें बस यही होगा कि वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको NHCH2 ठीक है, उसके बाद NHCO वाटर एलिमिनेट हो गया, उसके बाद CO बचा, CO उसके बाद में आपने 4A मिथाइल ग्रुप लिख दिए, उसके बाद बीच में उसके बाद CO और OH फिर एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि आगे भी उसकी और लिंकेज है। तो उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक लाइन इधर लगाते हो, एक लाइन इधर, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे लिख देते हो। तो इसमें देखो क्या हुआ, वाटर एलिमिनेट हुआ, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एडिशन पॉलीमर में क्या हो रहा है, देखो कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल वाटर अमोनिया ऐसी कोई चीज एलिमिनेट नहीं हो रही है, बस क्या हो रहा है डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो रहा है, कुछ कोई ग्रुप बाहर नहीं निकला, लेकिन इसमें वाटर बाहर निकला, इसमें वाटर एलिमिनेट हुआ, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। आई होप क्लियर हो, ठीक है ना। एडिशन पॉलीमर क्या होता है, कुछ भी उसमें लॉस नहीं होता, कंडेंसेशन पॉलीमर में स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस होते हैं। क्लियर है बात। तो अब वापस आते हैं, आई होप एडिशन और कंडेंसेशन में अब डेफिनेशन में क्लियरेंस है अपने को। तो अब देखो मैं लिखिए नथिंग लॉस ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, कि एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है, कुछ भी लॉस नहीं होता जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। क्लियर है बात। पॉलीमराइजेशन का मतलब पॉलीमर्स का बनाने, जब पॉलीमर का बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन पॉलीमर्स। देखो गाइस दो टाइप के होते हैं, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज। एक सिंगल स्पीसीज लगातार ऐसे कनेक्ट होके आपको पॉलीमर जब दे तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमो मतलब से एक सिंगल चीज हो, एक सेम चीज हो, ठीक है, एक सेम चीज आपस में कनेक्ट होके जब आपको पॉलीमर दे रही है तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। क्लियर। जैसे इथीन का मॉलिक्यूल ऐसे हम सिंगल कनेक्ट करके ऐसे अपने को एडिशन पॉलीमर देते हैं, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर की दो टाइप है। एडिशन पॉलीमर पहली बात क्या होता है, जिसमें कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट ना हो, तो उसकी दो टाइप है, एक होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होता है कि एक सिंगल स्पीसीज ही होती है, जैसे कि इथीन में एक इथीन के मॉलिक्यूल ही लगातार रेपिटेशन करके आपको पॉलीमर देते हैं और इसमें कुछ लॉस नहीं होता, इस करके एडिशन पॉलीमर्स की टाइप है। क्लियर है। तो कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, कोपॉलीमर्स देखो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में बूना एस के बारे में। तो देखो बूना एस में क्या होता है, देखो 1,3 बूटाडाइन, इसको बोलते हैं 1,3 बूटाडाइन, ठीक है। देखो क्या है, देखो आपको आई होप ऐसे कॉमन नेमिंग तो अब आती हो, मैंने बहुत जबरदस्त लेक्चर बवाल लेक्चर बनाया था इस पे। तो
वन, देखो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फिर 3 पोजीशन पे 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये होता है स्टाइरीन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टाइरीन। इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी तरह और कराऊंगा, ठीक है। इसको ये भी बताऊंगा कि डबल बॉन्ड इधर बीच में कैसे आ गया था। वैसे देख लो, चलो इधर देख लो, कुछ खास है नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पहले ये देखो 1,3 ब्यूटाडाइन, तो देखो इसका बूना एस नाम क्यों आया था, 1,3 ब्यूटाडाइन और साथ में एस लिखा है। एक बूना एस होता है, एक बूना एन होता है, कराऊंगा आपको। तो बूना एस क्या होता है, जिसमें एक 1,3 ब्यूटाडाइन है और साथ में स्टाइरीन यूज हुआ, तो इसको बोलते हैं स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है, ये देखो, ये बेंजीन होती है, ये बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं, स्टाइरीन, इसको बोलते हैं स्टाइरीन। तो इस एक स्पीसीज है, एक मोनोमर कह सकते हो आप, ठीक है ना, जिससे आपको बाद में पॉलीमर्स आप बनाते हो, तो इसको बोलते हैं कोपोलीमर। कोपोलीमर में क्या होता है, होमोपोलीमर में क्या होता है, एक सिंगल स्पीसीज होती है, एक सिंगल स्पीसीज ही लगातार कनेक्ट होके हमको पॉलीमर देती है। और कोपोलीमर में क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। एक देखो, हमने एक 1,3 ब्यूटाडाइन लिया और एक हमने क्या लिया, एक हमने स्टाइरीन लिया, तो ये दोनों लिए हमने, उससे फिर हमने एक अपना मोनोमर बनाया जो लगातार रिपीट हो रहा है, जो लगातार रिपीट हो रहा है और हमें बूना एस दे रहा है, ठीक है। देखो इन दोनों में ही कुछ लॉस नहीं हुआ, इथीन में भी कुछ हमने कोई मॉलिक्यूल अपना लॉस नहीं हुआ था और इसमें भी कोई मॉलिक्यूल अपना लॉस नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वाटर एलिमिनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गया, अमोनिया एलिमिनेट हो गया, ऐसा कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ। इस करके कोपॉलीमर्स क्या है, एडिशन पॉलीमर की ही टाइप है। बस कोपॉलीमर क्या है कि दो डिफरेंट स्पीसीज यूज होके हम उसका एक मोनोमर बनाते हैं जो लगातार रिपीट होके आपको पॉलीमर देता है। अच्छा, बात करें ये जो डबल बॉन्ड बताऊं कैसे आया था, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे आया था। बस ये देखो, ये क्या होगा, एडिशन, मतलब एडिशन पॉलीमर है, तो एडिशन पॉलीमर्स में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है। तो क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड स्प्लिट होगा, इधर ये फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, इधर ये फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, क्लियर है बात। उसके बाद देखो, उसके बाद इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, ठीक है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। तो बस क्या होगा, वैसे तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी बता सकता था, चलो, लेकिन फ्लो बना हुआ था तो बता देते हैं। तो अब बस क्या होगा, देखो ये जो फ्री रेडिकल है ये आपस में इधर वापस ज्वाइन होके इधर बॉन्ड बना देंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपका डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, जो डबल बॉन्ड इधर साइड में थे, डबल बॉन्ड आपका बीच में आ जाएगा। और उसके बाद जो ए फ्री रेडिकल है, ये जो फ्री रेडिकल है ये इसके साथ ऐसे ज्वाइन करके एक बॉन्ड बना लेंगे, इधर एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ना। देखो पहले अपनी एक यूनिट थी, तो पहले डबल बॉन्ड बीच में आया, इधर CH2 इधर आया, ये फ्री रेडिकल आगे दूसरे चेन से बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए हमने आगे बस हमने एक ही यूनिट को कंसीडर किया, तो आगे हमने बस लाइन लगा दी, ठीक है। तो उसके बाद CH2 इधर, CH2 आ गया, CH2 के बाद इसने इस मॉलिक्यूल के साथ इस कार्बन पे बॉन्ड बनाया, तो CH आ गया, CH के साथ लिंकेज बन गई। उसके बाद ए बस इधर लगा हुआ था और ए आगे आके अपनी लिंकेज और आगे कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे आपका बूना एस बना था। वैसे तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी शायद मैं बताऊंगा अब आपको, लेकिन वैसे तो बता ही चुका हूं क्या होगा, सिंपल सी बात। डबल बॉन्ड स्प्लिट हुए, फ्री रेडिकल जनरेट हुए, ये जो बीच में दो फ्री रेडिकल है आपस में बीच में एक बॉन्ड बना देंगे। इधर वाला जो फ्री रेडिकल है आगे दूसरी जो चेन्स होंगी, आगे दूसरे जो मोनोमर्स होंगे उससे आगे लिंकेज बना देगा, ठीक है। और इधर ACH2 वाला जो रेडिकल है, इस रेडिकल के साथ लिंकेज बना के आपका सिंगल बॉन्ड दे देगा। और इस CH से एक CHA लगा हुआ है और एक C6H5A लगा हुआ है, तो ऐसे आपका बूना एस बनता है। बूना एस में क्या यूज करते हैं हम, आपसे पूछते क्या, आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आते हैं कि बताओ कि कौन सी दो स्पीसीज से मिलके बना हुआ है, बूना एस किन से मिलके बना हुआ है, तो आप क्या बताओगे, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से मिलके बना हुआ है। बस ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन आपको बताना सब कुछ ही है मुझे, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर होगा इधर तक, ठीक है ना, कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। और वैसे आपको क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मेजरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि बताओ ये दो किन चीजों से मिलके बना हुआ है, बूना एस किससे मिलके बना हुआ, तो आप बताओगे 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से मिलके बना हुआ है। आपको ऑप्शन में दिया होगा ये सब कि बता, मतलब किससे मिलके बना हुआ हो, तो उधर आपको ऑप्शन दी होगी, तो उधर एक ऑप्शन ऐसी भी दी होगी कि हाँ ये मिलके बना हुआ है किससे, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से, तो आप उधर टिक लगा दोगे और अपने नंबर लेके आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। तो
अब आगे चलते हैं। तो ए बोनास क्लियर है। तो कोपोलीमर और आई होप होमोपोलीमर में डेफिनेशन क्लियर हो। होमोपोलीमर में सेम स्पीसीज होती है, कोपोलीमर में दो डिफरेंट स्पीसीज होती है, लेकिन एडिशन पॉलीमर की ही एग्जांपल है, कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता। ठीक है ना, क्लियर है। तो मैं एक उससे ज्यादा बार हर एक चीज रिपीट करता हूं कि जिसको अगर शायद ना क्लियर हो, क्योंकि अभी हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरे सामने बैठे हो फिर तो मैं आपको प्यार करा देता, मोहब्बत करा देता। ठीक है ना, आपके सामने आप मुझे उसी टाइम पूछ लेते कि भैया थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अभी हम वर्चुअल मतलब वीडियो में देख रहे हैं, तो मुझे जब लगता है कि नहीं यार एक बार और रिपीट कर देना चाहिए कि हाँ किसी बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। पहले एडिशन पॉलीमर किया हमने, अब नेक्स्ट बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर वैसे आपको बता चुका हूं सब कुछ ही। ठीक है ना, वैसे जल्दी जल्दी फिर देख लो। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर आपको बाद में एक पॉलीमर जो मिलता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसमें हमने एग्जांपल की थी नाइलॉन 66 की, जिसमें हमने लिया था 16 हेक्सा, ठीक है ना, हेक्सा अमाइन, ठीक है ना, हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन और लिया था, और उसके साथ एडिपिक एसिड लिया था। उसके बीच में हमने रिएक्शन कराई तो हमको फाइनली नाइलॉन 66 मिला। अच्छा नाइलॉन 6, चलो नाइलॉन 66 क्यों लिखा हमने, 6 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमने पहली यूनिट ली थी जो नाइलॉन जिससे मिलके बना हुआ है, उस जो देखो ए स्पीसीज है ये लगातार रिपीट हो रही है, तब आपको नाइलॉन मिला, नाइलॉन 66 मिला। तो नाइलॉन 66 इसको क्यों बोला, क्योंकि इसकी इस यूनिट में भी 6 कार्बन है और इसकी इस यूनिट में भी 6 कार्बन है, तो इसलिए इसको बोला नाइलॉन 66। ठीक है, इसको तब बोला नाइलॉन 66 क्योंकि इसकी इस यूनिट में भी 6 कार्बन है और इस यूनिट में भी 6 कार्बन है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको बोला था नाइलॉन 66। और आई होप जो अभी मेन बात कर रहे हैं कि एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में आपको फर्क पता लग गया हो कि क्या होता है। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। आई होप लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस में। गाइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस में हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि उसमें फोर्स कौन सी लग रही है, उसके बारे में बात करते हैं कि उसके बेस में हम क्लासिफिकेशन करेंगे अब पॉलीमर्स की। क्लियर है बात। तो देखो जब हम मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस में क्लासिफाई करते हैं तो उसको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है इलास्टोमर्स, दूसरा है फाइबर्स, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक एंड फोर्थ वन इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। देखो पहला क्या है, इलास्टोमर्स। तो हम फोर्स के बेस में 4 टाइप में क्लासिफाई किया, उसमें पहला है इलास्टोमर्स। गाइस इंपॉर्टेंट है टाइप, इसको अच्छी तरह मेमोराइज करना। वैसे मेमोराइज करने के लिए मैं कुछ रखूंगा नहीं कि ऐसा आपको लगे कि रखना पड़ेगा, आपको सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहला है इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, दीज आर रबर लाइक पॉलीमर हैविंग इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये रबर लाइक पॉलीमर होते हैं जिनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप बैंड पहनते हो, है ना, हेयर जब फ्रेंडशिप बैंड आते हैं, जो आजकल दूसरे बैंड भी आने लग गए हैं, तो जो फ्रेंडशिप बैंड होते हैं उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, और पॉलीमर्स होते हैं जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। और इलास्टो, देखो इलास्टोमर्स, इलास्टो मतलब क्या, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, इलास्टिक हो। ठीक है, तो उनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। क्लियर है बात। दीज आर रबर लाइक पॉलीमर, रबर की तरह होते हैं, रबर की तरह स्ट्रेचेबल होते हैं, रबर लाइक पॉलीमर हैविंग इलास्टिक प्रॉपर्टी, दैट आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। ठीक है। अच्छा मेन बात करते हैं, आपसे इसमें पूछते क्या है ना कि ये पूछ लेते हैं कि इलास्टोमर्स में कैसी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है। तो इलास्टोमर्स में हैविंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। सिंपल सी बात है, तभी करके तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है ना उसकी। तो जब स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा कहां होगी, वो तो फिर बहुत ज्यादा वो होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है ना। तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जैसे कि बोना एस और बोना एन में। ठीक है, बोना एस और बोना एस आपको बताया हुआ है, वैसे सब फिर से बताऊंगा। बोना एस और बोना एन, उधर आपको बताऊंगा कि एन का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो पहली बात इलास्टोमर्स क्लियर है। दूसरी टाइप है फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर देखो फाइबर्स पहले देखो, फाइबर्स क्या होते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड। थ्रेड फाइबर्स आपको पता है ना, रेशम जैसे जो रेशम धागा सा होता है, तो थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड होते हैं, थ्रेड की तरह होते हैं। ठीक है, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं। मेन इसमें आपको ये पूछेंगे कि फाइबर्स में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मजबूत एक प्यारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है ना।
तो फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ओ पॉलीमर जिसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स हो उनको बोलते हैं इलास्टोमर्स, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उनको बोलते हैं फाइबर्स। जैसे नाइलॉन 66 हमने देखा, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, क्योंकि हाइड्रोजन भी है नाइट्रोजन भी है, तो भाई मतलब ईश्वर ने दे दिया कि हाँ भाई तू कर ले, ठीक है, अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल। तो पहली दो टाइप्स क्लियर है, पहला इलास्टोमर्स, दूसरा फाइबर्स। उसके बाद है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में देखो कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। इसकी जो थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमीडिएट होती है इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में। जैसे इलास्टोमर्स की, अगर मान लो इलास्टोमर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सपोज 20, सपोज करने को कह रहा हूं, और इसकी है, और फाइबर्स की है मान लो 10, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, इलास्टोमर्स की है मान लो 10 और फाइबर्स की है मान लो 20, ठीक है, फाइबर्स की है 20। तो जो थर्मोप्लास्टिक की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इंटरमीडिएट होगी कहीं बीच में, मतलब 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। तो सिंपल सी बात यह है कि जो अपने थर्मोप्लास्टिक है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलास्टोमर से ज्यादा होती है और फाइबर से कम होती है, इंटरमीडिएट होती है बीच में। क्लियर है बात? तो थर्मोप्लास्टिक में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, तो इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। क्लियर है? एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, एग्जांपल भी आप याद रख लेना यार, कोशिश करना याद रखने की तो याद हो जाए। वैसे कुछ ज्यादा टफ चैप्टर तो नहीं लग रहा है ना, कुछ वैसे ही लग रहा है कि कहानी से सुन रहे हैं। तो इसमें पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड कभी कभी पूछ सकते हैं यार कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की कोई एग्जांपल बताओ, या तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, उसमें से कहेंगे कि मतलब आप चूज करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो आपको थोड़ा नॉलेजफुल हो तो बात बनेगी, ठीक है ना, इसलिए मैं लिख के आया हूं सब कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। देखो थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इसमें क्या होती है, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज होती है, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज होती है। देखो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में क्या होता था कि इसमें देखो थर्मो वर्ड यूज किया, थर्मो वर्ड का मतलब क्या, टेम्परेचर। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर दे, पहले हम देखो हम किसी, जैसे हमने पॉलीथीन लिया, पॉलीथीन को हम अगर हम टेम्परेचर दे तो आपने देखा वो श्रिंक हो जाता है, देखा होगा, मतलब जब हम पॉलीथीन को टेम्परेचर दे तो श्रिंक होने लग जाता है, और जब उसको वापस कूल कर दे तो वापस वैसा प्रॉपर्टी अपनी गेन करने लग जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को चेंज करके उसकी प्रॉपर्टी गेन या रीगेन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें मतलब फिर से रीयूज में ले आ सकते हैं। तो लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में क्या होता है कि एक बार अगर हमने कुछ बना दिया, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो पॉलीमर जिसको हमने एक बार बना दिया और उसके बाद हमने फिर टेम्परेचर में कोई चेंज किया तो बाद में हम उसको रीयूज नहीं कर पाएंगे, तो उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। कि थर्मोसेटिंग है, एक बार सेट हो गए तो हो गए, उसके बाद अगर टेम्परेचर में कोई ज्यादा बदलाव करोगे तो पॉलीमर्स तबाह हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और इसमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज होती है, बहुत एक्सटेंस में क्रॉस लिंकेज होती है, जैसे कि बेकालाइट इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि ये कैसे बना हुआ है, ठीक है, अभी इधर इतना बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। ये होता है बेकेलाइट, इसमें देखो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज है, इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, फिर इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, हर जगह से क्रॉस लिंकेज हो रही है, प्यारी एक जबरदस्त क्रॉस लिंकेज हो रही है, तो इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। गाइस आई रिपीट, ये 4 जो है टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके विद एग्जांपल से याद रखना, जितनी भी मैंने एग्जांपल दी है कि हाँ इलास्टोमर्स की एग्जांपल ये है, ठीक है। बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस 4 टाइप में क्लासिफाई किया हमने, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। इलास्टोमर्स में क्या होती है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्मोप्लास्टिक में इंटरमीडिएट, और इसमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज होती है।
एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज होती है। तो ये 4 टाइप से याद रखना, वैसे तो आपको सब कुछ ही याद रखना है, ठीक है, लेकिन कोशिश मैंने यही की है कि आपको याद ना रखना पड़े, ज्यादा अगर चीजें आपको क्लियर हो जाए वैसे ही, ठीक है ना, क्योंकि यार मुझे नहीं याद है, सही बता रहा हूं कि मैंने कभी इनको रटने की कोशिश ही नहीं की। बस एक बार फील से करने लग जाओगे ना, जब अंदर लगेगा कि हाँ कुछ निकल रहा है बाहर, फील आएगा जब, ठीक है, तब मजा आएगा यार, तब कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। अभी आपको जब मैं इनऑर्गेनिक कराऊंगा तब आप देखना जो आपके मतलब अंदर डाला होता है कि नहीं भाई इनऑर्गेनिक में बहुत रटना पड़ता है, कुछ नहीं रटना पड़ेगा यार, बस ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं 3 से 4 पेज मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ नहीं रटना पड़ेगा, और बाकी सब मैं आपको प्यार करा दूंगा, मोहब्बत करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप गाइस ये स्लाइड क्लियर है। अब मैं देखता हूं कि लेक्चर की लेंथ कितनी हुई है, उस पर डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड अभी लेके आऊं कि नेक्स्ट लेक्चर ही कंटिन्यू करूं, क्योंकि अभी थोड़ा मेन पार्ट अभी रहता है, तो देखते हैं कितना होता है। अगर लेंथ 1 घंटे की हो गई है या तो 1 घंटे को क्लोज कर गई है, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो अभी स्लाइड लेके आता हूं नेक्स्ट, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो।